नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे जो हमारा 2022 में रीट का एग्ज़ाम हुआ था। रीट का एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था, क्योंकि उसके बाद 2023-24 में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया गया था, इसलिए आपको कहीं भी इसके PYQ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 2022 से पहले ही हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो यही हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड और P लेवल 2। पेपर कोड हमारा यहाँ पर A है और P लेवल 2 अर्थात ये जो लेवल 2 के लिए है, और जो शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए है। लेवल 2 मतलब 6th से 8th तक रीट का एग्ज़ाम है ये। तो इसको अब हम इसमें संस्कृत का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कि आप जब एग्ज़ाम करें तो अपना ध्यान रखिएगा कि आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ की है। आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें मिल जाए, उसके रोल नंबर के अंदर जो आपका रोल नंबर है उसमें लिखा होगा लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2। आप ये गलती मत कर देना कि आप लैंग्वेज 1 के अंदर ही हिंदी और लैंग्वेज 1 के अंदर ही संस्कृत कर दें। जैसे कि जिन विद्यार्थियों ने लैंग्वेज 1 अर्थात भाषा 1 को चुना है, तो भाषा 1 को सिर्फ भाषा 1 वाली संस्कृत को ही आपको करना है। अगर आपने संस्कृत को भाषा 2 में चुन रखा है, भाषा 2 में चुना है, तो आप संस्कृत को भाषा 2 में ही करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बना दूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम संस्कृत का ही PYQ करेंगे। अगर आप हिंदी का भी PYQ मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं ज़रूर आपको हिंदी के भी PYQ करवा दूंगी, जो जितने भी PYQ जितनी भी शिफ्ट में हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत का आता है। सबसे पहले है हमारे पास, देख सकते हैं भाषा 1 है ये। हम इसके भाषा 2 भी करेंगे और फिर जो शिफ्ट अलग है उसके भाषा 1 और भाषा 2 करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इतने PYQ कर लोगे आप तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ पूछा जाता है, और ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और बहुत से एग्ज़ाम हैं, मतलब बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी होंगे, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रेखांकितम पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रेखांकित अर्थात जिस पद को रेखांकित किया गया है उसका प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो यहाँ पर देखो पिता पुत्राय, तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या है? पुत्राय। क्रुध्यति, पिता पुत्र के लिए क्रोध करता है या पुत्र के ऊपर क्रोध करता है। तो यहाँ पर जो है आप पुत्राय शब्द से देख सकते होंगे, जैसे राम है, मैं बोल के बता देती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ये क्लास लेंथी हो जाएगी। राम है, रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाये। तो यहाँ पर रामाय देखो ये चतुर्थी का एक वचन बन रहा है। तो इसी प्रकार से पुत्र शब्द भी अकारांत है, तो यहाँ पर पुत्राय बन रहा है, जो ये भी क्या हो जाएगा? चतुर्थी का एक वचन। अब हमें किम का शब्द रूप, अगर प्रश्न निर्माण आपको करना है तो किम का शब्द रूप आपको अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो स्त्रीलिंग रूप हो, चाहे वो नपुंसक लिंग हो या फिर पुल्लिंग हो। तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल इजी से हैं। मैं एक बार बोल भी देती हूँ ताकि आपको सुनने में थोड़ा सा कुछ याद हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है स्त्रीलिंग रूप करते हैं हम। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप है हमारा का, के, काह, काम, के, काह, कया, काभ्याम, काभी, कश्यै, काभ्याम, काभ्य, कश्यः, काभ्याम, काभ्य, कश्याः, कश्यो, कश्यः, कयोः, काशाम, और फिर है कश्याम, कयोः, काशु। तो ये आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग हो गया। अब हमारा आता है ये जो भी जो हमारे
सर्वनाम शब्द रूप होते हैं, तो किम एक हमारा सर्वनाम शब्द ही है, तो कभी भी इनका संबोधन रूप नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। कभी भी इनका संबोधन रूप नहीं बनता है। जैसे आपने सुना होगा कि सै तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम तस्मिन तयोः तेषु। तो इसका ऐसा नहीं है कि हे सह हे सौ एष हे तय। तो यहाँ पर इसका जो है संबंध संबोधन जो है वो रूप, अर्थात जो हमारा संबोधन में प्रथमा विभक्ति वाला रूप बनता है, जैसे हे राम, हे रामो, हे रामः, तो ये सब उसमें नहीं बनेंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कभी भी एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए सब दे सकता है। इसके बाद जो हमारा किम शब्द रूप है उसका नपुंसक लिंग क्या होगा, तो किम के कानी, किम के कानी। उसके बाद सेम हमारा नपुंसक लिंग की पुल्लिंग की तरह होगा, केन काव्यम कही, कस्मै काव्यम केभ्य, कस्मात् काव्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। इसी प्रकार पुल्लिंग की सिर्फ 2 ही विभक्ति होगी, बाकी सब मतलब पहले चाहे पुल्लिंग कर लो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं विभक्ति पुल्लिंग की और नपुंसक लिंग की सेम ही होती है। और पुल्लिंग रूप चलता है कै कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम केभ्य, सॉरी केन काभ्यम कई, कस्मिन काभ्यम सॉरी कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तो ये आपको ध्यान रखना है। किम शब्द रूप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुत्राय शब्द जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। अगर ये पुल्लिंग है तो हमारा जो प्रश्न निर्माण होगा वो भी पुल्लिंग का क्या होगा, चतुर्थी का एक वचन, क्योंकि ये चतुर्थी का एक वचन है पुत्राय शब्द। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये चतुर्थी का एक वचन है पुत्राय शब्द। तो इसी की तरह हमें पुत्राय शब्द को ही लेकर के, तो यहाँ पर पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन क्या बनता है, कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काव्यम कही तृतीया, और फिर आता है हमारा कस्मै काभ्याम केभ्य। तो ये हमारा चतुर्थी हो गया है कस्मै। चतुर्थी का एक वचन क्या हो गया हमारा, कस्मै। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा हमारा जो सेशन है ये लेंथी हो सकता है, लेकिन हम चीज़ों को सिर्फ एक को ही लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण अगर आपने किम शब्द रूप याद कर लिया तो आपके कितने भी प्रश्न निर्माण कैसे भी पूछ लिए जाए आप गलती नहीं करोगे। फिर है हमारा मया चंद्रः पश्यते, वाक्यम इदम संशोधयत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मया मेरे द्वारा चंद्रमा को पश्यते देखा जाता है। तो यहाँ पर पश्यन्ते तो नहीं होगा, क्योंकि ये मया है जो कि एक के लिए प्रयोग किया गया है। पश्यति भी नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हमारा मया चंद्रः पश्यते कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया गया है। तो कर्मवाच्य में आप सभी जानते हैं जो धातु है हमारी इसमें प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, दृश्यते। क्या होगा, दृश्यते। सही हो जाएगा ऑप्शन। नदीभ्यः गंगा श्रेष्ठः इत्यत्र रेखांकित पदम संशोधयत। तो यहाँ पर जो है आप सभी ने सुना होगा कारक के अंदर कि निर्धारण अर्थ में, अर्थात बहुतों में से किसी एक का जब निर्धारण करना होता है, निर्धारण करना मतलब कि बहुतों में से तुलना करना। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, आपने ये सुना होगा। क्या है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि कवि नाम कविषु वा। क्या है, कवि नाम कविषु वा, क्योंकि इसमें निर्धारण अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और आप सभी जानते हैं नदीभ्य कोई षष्ठी विभक्ति का शब्द नहीं है, इसलिए हमें इसको शुद्ध करना है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर गंगा को बेस्ट बताया गया है। जैसे मैं बोलती हूँ कि
सातवीं कक्षा में राम बहुत अच्छा पढ़ता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राम की विशेषता बताई जा रही है पूरी कक्षा में से। तो यहाँ पर आप सभी जानते ही होंगे, आपने ये अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर कवियों में कविशु, तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती है। यहाँ पर हमें षष्ठी का कोई शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति की। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, अर्थात नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन आ जाएगा, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी है, तो यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, विद्या अमृतम। तो यहाँ पर आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा क्या है, अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते। ये आपको एक श्लोक का वो दिया गया है, विद्या अमृतम अश्नुते। ये अगर आपको श्लोक याद होगा तो आप मतलब जल्दी से कर सकते हैं। इसके बाद है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इति कम विधिम द्योत्यति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरण, यहाँ पर किस विधि को द्योतित किया गया है, अर्थात इस लक्ष्य लक्षण के कारण। तो यहाँ पर जो व्याकरण की विधि है हमारी, आगमन और निगमन, इन्हीं को हम लक्ष्य और लक्षण में रखते हैं। तो ये विधि हमारी हो जाएगी लक्ष्य लक्षणे आगमन निगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म के प्रति। वैसे स्थूल से सूक्ष्म क्या जाता है, निगमन विधि जाती है हमारी। और जो आगमन होगी वो हमारी कहाँ पर जाएगी, आगमन विधि है वो कैसे जाती है, आगमन विधि जाती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो ये भी हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। जो निगमन है वो जाती है हमारी स्थूल से सूक्ष्म के प्रति, और आगमन है वो पहले सूक्ष्म आता है फिर स्थूल आता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है हमसे कि स्थूलात सूक्ष्मम प्रति इति किम उच्यते, कि स्थूलात सूक्ष्म प्रति, अर्थात कि स्थूल से सूक्ष्म के प्रति क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हमसे विधि नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है कि क्या कहा जाता है इसको। तो ये है हमारे शिक्षण सूत्र, आपने पढ़े होंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं। इसके बाद है संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानि कति कौशलानि। संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानि, संस्कृत भाषा विकास के लिए प्रमुख कितने कौशल है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा जानता है जो बीएड कर रखे हैं जिन्होंने। संस्कृत भाषा के प्रमुख 4 कौशल हैं। कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनना सीखता है। क्या करता है, सुनना सीखता है। उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, और फिर क्या करता है, लिखना शुरू करता है। लेकिन मारिया मोंटेसरी जो है उन्होंने इसको थोड़ा सा उल्टा रखा है। क्या रखा है कि पहले तो सुनेंगे फिर बोलेंगे, लेकिन लिखना तीसरे नंबर पे आएगा मारिया मोंटेसरी के अनुसार, और पढ़ना चौथे नंबर पर। क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, मैंने भी बहुत से देखे हैं कि जिनकी मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही पिछड़े होते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का ज्ञान बाद में होता है, या फिर कभी कभी होता भी नहीं है, लेकिन वो लिखना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार है। तो यहाँ पर हमारा सुनना अर्थात श्रवणम, संस्कृत में क्या बोला जाता है इसको, श्रवणम। बोलना अर्थात भाषणम, या फिर हम इसको कथनम भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको भाषणम ही देखने को मिलेगा। पढ़ना अर्थात पठनम, लिखना अर्थात लेखनम। आई होप आपको ये थोड़ा सा लिखाई समझ में आ रही होगी। वैसे मैं जो बोल रही हूँ उसको समझते हुए चलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल हो जाता है ना, तो इसी कारण से ऐसे ही इसमें लिखा जाता है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद है हमारा संस्कृत शिक्षणस्य श्रव्य साधनेषु कै परिगणितः। संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधनों में क्या गिना जाता है? क्या गिना जाता है? संस्कृत शिक्षण के श्रव्य साधन में क्या गिना जाता है? तो आप सभी जानते हैं श्यामपट्ट हमारा क्या है? दृश्य साधन है। प्रतिकृति भी हमारी दृश्य की ही होती है। प्रतिकृति हम इसको एक मॉडल के रूप में ले सकते हैं जो कोई बोलता नहीं है। मानचित्र भी हमारा जो दृश्य ही है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख करके ही पढ़ा जाता है। लेकिन ध्वनि अभिलेख अर्थात जो बोलने वाला अभिलेख है, जो बोलता है, उससे ही हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि का संबंध हमेशा आप याद रखिएगा श्रवण से ही होता है, क्योंकि ध्वनि सुनी जाती है, पढ़ी नहीं जाती है या दिखाई नहीं देती है। मूल्यांकनस्य प्रमापीकृत प्रविधिषु शलाका परीक्षायाः समावेशः कुत्र अस्ति? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा मौखिक परीक्षा में शलाका परीक्षा का समावेश। मूल्यांकन के अंदर प्रविधियाँ होती है ना जो मापने के लिए, तो उसमें शलाका परीक्षा का समावेश कहाँ पर किया गया है? अर्थात शलाका परीक्षा कहाँ पर होती है? तो मौखिक परीक्षा में शलाका परीक्षा होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि मौखिक परीक्षा का ही अन्य नाम शलाका परीक्षा, ऐसा बोल भी सकते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य सामान्य सिद्धांतः न अस्ति। तो यहाँ पर बोला गया है कि संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत अर्थात अभ्यास के माध्यम से हम संस्कृत को सीख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नास्ति पूछा गया है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। रुचि है सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत भी है, क्योंकि संस्कृत एक इंटरेस्टिंग विषय है, इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर है क्रियाशीलताया सिद्धांत। संस्कृत जो है जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्रियाशीलता अर्थात एक्टिवनेस बनी रहती है, हम क्रियाशील रहते हैं। लिंग भेदस्य सिद्धांत, लिंग भेद का कोई सिद्धांत इसमें नहीं है। ये सब चीज़ें हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, संस्कृत के अंदर लिंग भेद जैसी कोई चीज़ें पढ़ने को नहीं होती है। फिर आता है हमारा आगमन विधेः प्रथमम सोपानम अस्ति। तो आगमन विधि का पहला सोपान क्या हो जाएगा? उदाहरण। कि जो हमारे टीचर है, शिक्षक गण है, वो सबसे पहले हमारे सामने उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उनका निरीक्षण करेंगे कि सही किया ना या नहीं किया है। उसके बाद नियम, और नियम के बाद परीक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो सोपान होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहला हमारा उदाहरण हो जाएगा। आगमन विधि का पहला सोपान क्या है? उदाहरण है। भाषायाः प्राथमिकम इदम कौशलम अस्ति। भाषा का प्राथमिक कौशल मैंने अभी अभी बताया कौन सा हो जाएगा? सुनना, क्योंकि बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। सतत मूल्यांकने शिक्षकस्य मुख्य कार्यम किम भवति। तो यहाँ पर हमारा सतत मूल्यांकन क्या होता है? CCE आपने सुना होगा साइकोलॉजी के अंदर। कॉम्प्रिहेंशन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, अर्थात कंटिन्यूअस अर्थात निरंतर या सतत, कॉम्प्रिहेंशन का अभिप्राय जो व्यापक हो जाता है, और इवेल्युएशन का मतलब है यहाँ पर कि मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या पूछा गया है कि जो सतत मूल्यांकन होता है इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य होता है स्वमत अभिलेखनम, अर्थात अपने मत का। क्या है कि इसमें जो टीचर है पहले पढ़ाई करवाता है, बच्चों को समझाता है, और फिर अपना मूल्यांकन करता है, मतलब कि अपना मत देता है कि विद्यार्थियों ने सही किया है कि नहीं किया है, अपना मत प्रस्तुत करता है। इसी को कहते हैं स्वमत अभिलेखनम। जैसे मैंने किसी की कॉपी चेक कर दी बच्चों की, या फिर किसी बच्चों का मैंने कक्षा में टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद जैसे ही मैंने उनका टेस्ट को चेक किया तो उसके बाद मैंने उनकी कमियां बताई, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या सही नहीं किया, ये सब बताया। तो इसको ही स्वमत अभिलेखनम कहते हैं, क्योंकि इसमें टीचर अपना मत रखते हैं।
फिर आता है हमारा हर बारटीय पंचपदी इत्यस्मिन विदौ समाहितम सोपानम अस्ति। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर बर्ट की पंचपदी प्रणाली, मतलब हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तुलना सही हो जाएगा। लेखनम, श्रवणम, संभाषणम, ये क्या है हमारे, ये तो हमारे कौशल है, न कि पंचपदी। और पंचपदी प्रणाली किसने दी है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो वो दिए हमारे हर्बर्ट महोदय ने, याद रखिएगा। अब है ये पैराग्राफ, मुझे नहीं लगता कि ये पैराग्राफ देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग व्याकरण के ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी अगर अभी जो रीट का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको ऐसा लगे कि पैराग्राफ पढ़ करके ही आंसर होगा, तो वो आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से रिलेटेड पूछे गए हैं। जब हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें इसमें से ही छांटना होता है, लेकिन रीट के एग्ज़ाम में ये देख सकते हैं कि संगम शतली इत्यत्र का विभक्ति, तो यहाँ पर हमारे बस संगम शतली यहाँ से शब्द उठाया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि इसके अंदर विभक्ति कौन सी है। वो हमें खुद ग्रामर आनी चाहिए, व्याकरण आनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर संगम शतले में विभक्ति हो जाएगी हमारी सप्तमी। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। जैसे जब हम राम का शब्द रूप पढ़ते हैं तो रामे शब्द में सप्तमी होती है, इसी प्रकार से संगम शतले में सप्तमी विभक्ति है। फिर है नगादिराज है इत्यत्र संधि विच्छेद है करणीयम, संधि विच्छेद करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा नग प्लस अधिराज। क्या है, नग प्लस अधिराज, क्योंकि नग के अंत में जो है ए है और अधिराज के पहले अक्षर में ए है, तो इस ए को प्लस करके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। और इसमें कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद पूछा गया है। मैंने भी जब पहले इसको देखा था तो मैंने नगस्य अधिराजय किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर सोच लिया था कि समास विग्रह पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको समास पे नहीं जाना है, क्योंकि ये जो विभक्ति लगी होती है ये सिर्फ और सिर्फ समास में लगती है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, विराजते इत्यत्र कह लकार है, तो यहाँ पर विराजते इत्यत्र कह लकार है, ये पूछा गया है। तो विराजते शब्द के अंदर लट लकार है। विराजते जो शब्द रूप है ये कैसा है, एक विराजते शब्द रूप नहीं, सॉरी, धातु रूप, ये आत्मनेपदी धातु है। क्या है, आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु, आपने शेव धातु पढ़ी होगी, तो उसमें आप सभी जानते हैं कि सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवेते सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो इसी प्रकार से विराजते, विराजेते, विराजन्ते, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन विराजते रूप बनता है। लंग लकार नहीं बनता है क्योंकि उसमें ए पहले आ जाता है। लोट लकार नहीं बनता है क्योंकि लोट अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगा सेवेत, सॉरी, लोट ऐसे ही विधिलिंग बना रही हूँ शायद मैं, ये सेवेत सेवेतम, तो विधिलिंग भी नहीं होगा। और लोट भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन लोट भी नहीं बनता है यहाँ पर। तो विराजते जो है वो हमारा लट लकार में ही बनेगा। फिर आता है प्रभावित है इत्यत्र कह प्रत्यय, तो यहाँ पर हमारा प्रत्यय हो जाएगा तय प्रत्यय। क्या हो जाएगा, तय प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर प्र उपसर्ग है प्लस में भू धातु और तय प्रत्यय है। अब आप बोलोगे कि मैम प्र तो ठीक है, भू को यहाँ पर भव कैसे हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा भू को भव पहले बो होता है गुण हो करके, और उस सॉरी रुकिए भू को भो हो जाएगा और भो को क्या हो जाएगा, भव, और इट का यहाँ पर आगम हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभाविता बनता है। बाकी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट, मतलब कल जो आपकी PYQ करवाऊँगी तो उसमें मैं ये ज़रूर बताऊँगी। मेरे ख्याल से ये तय प्रत्यय ही होगा, लेकिन ये बनेगा किस प्रकार से ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अगर मुझे ये कहीं पर भी मिला तो।
लेकिन प्रत्यय इसमें तय ही होगा, तवा प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि तवा प्रत्यय होता है पठित्वा, इस प्रकार से बनता है, तो तवा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ठक का होता है इक शेष, तो इक का प्रभाविक बनता, अगर बनता तो, लेकिन ये भी नहीं होगा। और अण में दीर्घ हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रत्यय तो तय ही होगा, कन्फर्म है। अगर ये भू को भव ओ और किस सूत्र से और कैसे हुआ है, ये अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी। देवभूमि इत्यत्र क्या समास है? देवभूमि यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारे ये भी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का ही दिया गया है, पूछा यहाँ पर भी व्याकरण गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पढ़ करके टाइम खराब नहीं करेंगे। जनपदे इत्यत्र का विभक्ति ही, जनपदे, जनपदे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ये हमारी हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? जनपदे में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। पश्यन्ति इत्यत्र धातु रहित, ये ऐसे ही रहित है दिया गया है, धातु रहित है। तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि पश्यन्ति में धातु कौन सी है? तो यहाँ पर दृश्य धातु हो जाएगी। पश्य नाम की कोई धातु नहीं होती है। दृश्य को पश्य आदेश होकर के पश्य के अनुसार रूप चलते हैं, लेकिन यहाँ पर मूल जो धातु है, अगर कभी भी पूछा जाए पश्यति शब्द की मूल धातु क्या है, तो मूल धातु दृश्य ही होगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बृहत्तमं पुस्तकालयम अत्र पुस्तकालयम इति किम, मतलब यहाँ पर पूछा गया है, ये विशेषण विशेष्य का है कि बृहत्तमम, अर्थात इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री, आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी, जिसको हम हिंदी में उत्तमा अवस्था बोलते हैं, कि बृहत्तमम अर्थात इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ये पहले तो पता होना चाहिए, बृहत्तमम में तमप प्रत्यय लगा है। कौन सा? तमप प्रत्यय। अब आप बोलोगे कि मैम तम तो ठीक है, यहाँ पर हमने बृहत शब्द में तम जोड़ दिया, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो ये अनुस्वार लगा है, ये कैसे आया है? तो ये आया है पुस्तकालयम शब्द को लेकर के। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता, पुस्तकालयम शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता पुस्तकालय की जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाता? जैसे मैंने लिखा बालिका, तो बालिका एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बृहत्तमा हो जाता। क्या हो जाता? बृहत्तमा। क्योंकि जो विशेषण होता है उसका लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के अनुसार ही चलता है। तो यहाँ पर पुस्तकालयम शब्द जो है ये नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर बृहत्तमम में भी नपुंसक लिंग ही लगा है। और यहाँ पर पूछा गया है कि पुस्तकालयम जो है ये क्या है? तो आप सभी जानते हैं बृहत्तमम विशेषण है, तो पुस्तकालयम हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना टफ मुझे नहीं लगता कि रीट का एग्ज़ाम होता है। दुर्गम इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, दुर्गम इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, अर्थात दुर्गम जो है इसका क्या लिंग होता है? तो यहाँ पर यही पूछा गया है। तो दुर्गम जो है नपुंसक लिंग शब्द है। क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। अत्र आगत्य, क्या है? अत्र आगत्य, अत्र रेखांकित पदे कह संधि, यहाँ पर अत्र प्लस आगत्य अगर हम इसको करते हैं, अत्र प्लस आगत्य, तो यहाँ पर हमारी संधि कौन सी हो जाएगी? ए और आ को मिला करके आ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। बालकः पुस्तकं पठति, अत्र रेखांकित पदे विधिलिंग लकार रूपम भवति। बालकः पुस्तक को पढ़ता है, बालक जो है पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ रेखांकित पदे विधिलिंग लकार रूपम भवति। यहाँ रेखांकित पद में विधिलिंग लकार रूप कौन सा है? तो पठति का विधिलिंग बनाना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो बालक है वो क्या है? अन्य पुरुष के बारे में बोला गया है। तो अन्य पुरुष हमारा क्या होता है? प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष बोलते हैं। तो प्रथम पुरुष में ही क्या आता है? जैसे मैंने बोला
कि पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत, पठामी पठा पठाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठती पठते पठंती। तो यहाँ पर पठती के अनुसार इसी प्रकार जब मैं विधिलिंग रूप बनाऊंगी तो सबसे पहले वाला ही अक्षर आएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, पठेत। क्या बन जाएगा, पठेत। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे हो गया, तो मैं एक बार करके बताती हूँ। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि प्रथम पुरुष जिसको हम अन्य पुरुष बोलते हैं, और मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। उत्तम पुरुष हम उसको बोलते हैं जिसमें खुद के बारे में या फिर हमारे बारे में वर्णन किया गया हो। जैसे मैं, हम दो, हमारे, मतलब हम दो, हम सब, मैं, हम दो, हम सब, ये होता है हमारा उत्तम पुरुष। फिर है किसी, मतलब जो सुन रहा है उसके बारे में बोलना, कि तू, तुम दोनों, तुम सब। तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पठती पठत पठंती, पठती पठते पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम, पठामी पठाओ पठाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये है हमारा प्रथम पुरुष, ये है हमारा मध्यम, ये है हमारा उत्तम। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं, तो यहाँ पर मैं के साथ क्या आएगा, पठामी आएगा। अगर मैं बोलूँ हम दो, तो हम दो के साथ आएगा पठाव है। अगर मैं बोलूँ हम सब, तो हम सब के साथ आएगा पठाम है। इसी प्रकार अगर मैं बोलती हूँ कि तू, तू का अर्थ है तुम, तू या तुम, तो तुम के साथ आएगा पठसी। तुम दो के साथ आएगा पठत है, और तुम सब के साथ आएगा पठत। क्या आएगा, पठत। फिर आता है किसी अन्य के बारे में। अन्य के बारे में मतलब जितने भी लोग हैं, जैसे रमेश, महेश, सुरेश, मतलब जो नाम से रिलेटेड हो, या फिर हम ये बोल दें कि हम ये डिफाइन कर दे कि कोई तीसरा, मतलब किसी तीसरे के बारे में बोलना, किसी अन्य के बारे में बोलना, तब हम क्या करेंगे, पठती। और जितने भी, जैसे ये बालक है, तो ये बालक भी अन्य पुरुष में ही आता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ राम है पुस्तकम पठती, तो राम भी अन्य पुरुष में ही आएगा। तो यहाँ पर पठती राम के साथ, दो राम के साथ पठत है, और बहुत सारे राम के साथ पठंती। इसी प्रकार बालक के साथ यहाँ पर क्या है, पठती शब्द, पठती धातु आई है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको विधिलिंग में लिखूं, तो विधिलिंग में कैसे लिखूंगी, विधिलिंग में लिखूंगी पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पठती है, पठती का विधिलिंग रूप क्या हो जाएगा, पठेत ही होगा। क्योंकि यहाँ बालक है, और बालक का बालक कौन से पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में, तो ये हमारा सही होगा। अगर यहाँ पर होता बालकाहा, क्या होता, बालकाहा, तो बालकाहा के अनुसार यहाँ पर हो जाता हमारा पठेयुः विधिलिंग में। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे वाला देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन पठेत। क्या हो जाएगा, पठेत। अब आगे देखते हैं। षण्णवति, क्या कहा गया है यहाँ पर, षण्णवति इति संस्कृते कस्यै संख्याए प्रयुक्तम। षण्णवति यह किस संस्कृत में, किस संख्या में प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया हमारा 96 में। जय इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, जय इति वर्णस्य, अर्थात जय का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमने पढ़ा है इचू या शानाम तालु। तो चय वर्ग के अंदर ही जय आता है हमारा, चय वर्ग के अंदर ही क्या आता है, चय, छय, जय, झय और ये सभी हलंत होते हैं।
तो यहाँ पर इचू या शानम तालु अर्थात ई का चवर्ग का और य का क्या होता है, तालु स्थान होता है। तो ये जय का भी क्या होगा, तालु स्थान होगा। अधोलिखितेषु दंत्योष्टय वर्ण का है, तो आप सभी ने सुना होगा वकारस्य दंतोष्टय। जो संस्कृत के विद्यार्थी है उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो हिंदी के विद्यार्थी है और उन्होंने भी संस्कृत भर रखा है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वकारस्य दंतोष्टम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वै का दंतोष्ट हो जाएगा। अच भवंती, अच है भवंती, अच क्या होते हैं, अच होते हैं हमारे स्वर। संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है, अच। और व्यंजन को क्या कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं हल। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं या कोई अन्य लैंग्वेज के या कोई भी और सब्जेक्ट के हैं वो देख लीजिए कि व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच। और जो वर्ण है, वर्ण, इनको क्या कहा जाता है, मतलब वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, अल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं और वर्णों को अल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल। फिर है हमारा राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया। तो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा पति पति पतय, पतिम पति पति, पतिना पतिभ्याम पतिभ्य, तो तृतीया सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, सभी जानते हैं। तो राष्ट्रपति ना सह सेनापति अत्र आगतवान, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास में यहीं तक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको क्लास समझ में आई। और अगर आपको हिंदी के भी PYQ करने हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपको वो भी करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पर।